वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। वेलकम टू कैप्टन एग्रो। कैप्टन एग्रो के इस मंच पर आप लोगों का स्वागत है भी। ठीक है, आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, शानदार टॉपिक के साथ, जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बनी हुई रहती है। ठीक है, देखिए भी कल के बारे में अपन ने बात की थी। यहां से कल अपन ने बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि बंद के प्रकार की बात की थी, बॉन्ड के टाइप की बात की थी। ठीक है, ध्यान देना, आज के हम बात करेंगे भी यहां से एच बॉन्ड के बारे में बात करेंगे भी। ठीक है, एच बॉन्ड, और एच बॉन्ड को क्या कहा जाता है भी, यहां से हाइड्रोजन बंध कहा जाता है भी। ठीक है, एच बॉन्ड और एच बॉन्ड को क्या कहा जाता है भी, यहां से हाइड्रोजन बंध कहा जाता है भी। क्लियर बात, चले भी। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन बंध, एच बॉन्ड यानी कि इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बंध कहा जाता है भी। ठीक है, अब आप यहां से ध्यान देना, अगर हम यहां से बात करेंगे एच बॉन्ड के बारे में, तो इसके बारे में सबसे पहले लैटिमर और रॉडबुश ने बताया था भाई। ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, यहां से इसके बारे में किसने बताया था भी, लैटिमर और रॉडबुश ने बताया था भी। ठीक है, देखिए भी लैटिमर और रॉडबुश नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। क्लियर बात, देखिए भी अब यहां से हम हाइड्रोजन बंध के बारे में बात करेंगे। जब क्या होता है भी, यहां से आप ध्यान देना, जब दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, ध्यान देना, जब दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, ठीक है, विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य एच बंध आ जाता है, परमाणुओं के मध्य एच बंध आ जाता है ना। यहां से एच परमाणु आ जाता है, एच परमाणु आ जाता है, तो बनने वाला बंध क्या कहलाता है, यहां से एच बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, चले, तो बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, यहां से एच बॉन्ड कहलाता है। जब दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य क्या आ जाता है, हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है। जब क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो एटम्स होते हैं उनके मध्य में क्या आ जाए, हाइड्रोजन एटम आ जाए। जब दो यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम होते हैं, तो उनके मध्य में क्या आ जाए, यहां से हाइड्रोजन एटम आ जाए, तो उनके मध्य जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। अर्थात हम बात करें यहां से, जब दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य जब हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है, तो इनके मध्य जो बनने वाला बॉन्ड होता है ये क्या कहलाता है, यहां से हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अब आप यहां से ध्यान सुनना भी, जैसे हम बात करें उच्च विद्युत ऋणी परमाणु तीन होते हैं, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है भी। अगर ये तीनों हैं और इन तीनों में से कोई एक भी है और कोई एक है और इसके दो परमाणु हैं और इनके मध्य क्या आ रहा है, एच बॉन्ड आ रहा है, तो फिर बनने वाला बंध क्या कहलाता है, यहां से एच बॉन्ड कहलाता है। तीनों होना जरूरी है, यहां से देखिए तीनों में से कोई एक होगा चलेगा भी, यहां से फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इन तीनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा भी यहां से। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप ये देखिए फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, जब ये तीनों ही ऊपर यानी कि तीनों में से एक परमाणु का आना जरूरी होता है, और दो परमाणु के मध्य, दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के मध्य जब कोई अन्य एटम्स आ जाता है, तो फिर उनके मध्य जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है भी, यहां से एच बॉन्ड कहलाता है भी। क्लियर बात, अब आप यहां से ध्यान देना, जो एच बॉन्ड होता है यहां से बात की जाए, ये दो प्रकार का होता है। यहां से देखिए, यहां से हम बात करेंगे, ये एच बॉन्ड यहां से क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है। और इसमें देखिए भी यहां से बात कर ली जाए तो यहां से देखिए अंत अणुक एच बॉन्ड, ठीक है, सबसे पहला होगा भी यहां से अंत अणुक एच बॉन्ड के बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, अंत अणुक एच बॉन्ड के बारे में बात करें, और इसके बाद में दूसरा होता है यहां से अंतरा अणुक एच बॉन्ड होता है भी। ठीक है ना, और दूसरा होता है अंतराणुक एच बॉन्ड होता है। क्लियर, इसे कहा जाता है इंटरमोलिक्यूलर, इसे कहा जाता है इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड। क्लियर, मोलिक्यूलर एच बॉन्ड, और इसे कहा जाता है इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्ड। क्लियर बात, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्ड कहा जाता है भी। क्लियर बात, जब ध्यान देना, अगर हम बात करें अंत अणुक एच बॉन्ड की, इस प्रकार का जो एच बॉन्ड होता है,
इस टाइप का जो H बॉन्ड होता है वो एक ही अणु के मध्य बनता है भी, ठीक है। यानी कि क्या होता है, एक ही यौगिक में बनता है, ठीक है। यहां से ध्यान देना, अगर अंत अणु की बात की जाए तो ये क्या होता है भी, यहां से एक ही यौगिक में बनता है। और यहां से बात कर ली जाए जो अंतरा अणुक होता है, और अंतरा अणुक ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे यहां से जो अंतरा अणुक होता है, अंतरा अणुक H बॉन्ड होता है, अंतरा अणुक H बॉन्ड होगा, ये क्या होगा भी, यहां से अलग अलग यौगिकों के मध्य बनेगा भी, है ना, अलग अलग अणुओं के मध्य बनेगा भी, ये अणु हो जाए या फिर क्या हो जाए भी, यहां से यौगिक हो जाए, अलग अलग यौगिकों के मध्य बनता है भी। क्लियर बात। अब आप यहां से ध्यान देना भी, जैसे यदि बात कर ली जाए अंतर अणुक H बॉन्ड और अंतरा अणुक H बॉन्ड की हम बात करेंगे। देखिए यहां से H बॉन्ड की बात की जा रही है, तो H बॉन्ड यहां से तीनों परमाणुओं का आना जरूरी होता है भी, यहां से F फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इन तीनों का आना जरूरी होता है भी यहां से, ठीक है भी। और ये तीनों आते हैं जब जाके यानी कि कौन सा बॉन्ड बनता है, यहां से H बॉन्ड बनता है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। और यहां से मैं यदि विद्युत ऋणता के क्रम की बात करता हूं, और यहां से देखिए आप, मैं यहां से विद्युत ऋणता के क्रम की बात करता हूं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ, यहां से ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर बात, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है भी। तो यहां से हम बात करेंगे तो है कांसी ब्रदर, कल नहीं आओगे तो फेल हो जाओगे भी, ठीक है। ध्यान देना, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसके, फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर सिलिकॉन, फिर कार्बन और फिर किसके होते हैं, हाइड्रोजन की होती है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसके है, इन तीनों की है। यहां से फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है भी, है ना। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसके, इन तीनों की है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो इस प्रकार ये प्रोसीजर चलता है भी यहां से, ठीक है। तो यहां से देखें, अगर हम बात करेंगे यहां से जब दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य, लेकिन वो उच्च विद्युत ऋणी परमाणु क्या होने चाहिए, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन होना जरूरी होता है भी। क्या क्या होना जरूरी होता है भी, यहां से फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन होना जरूरी होता है। क्लियर। चलिए यहां से ये विद्युत ऋणता का क्रम होता है। यहां से देखिए भी, सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये है कांसी ब्रदर, ब्रदर कल नहीं आओगे तो, हे कांसी ब्रदर कल नहीं आओगे तो फेल हो जाओगे भी, ठीक है, फेल हो जाओगे, ठीक है भी। यहां से ध्यान देना, तो उच्च विद्युत ऋणी परमाणु कौन है भी, यहां से फ्लोरीन है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, उसके बाद में नाइट्रोजन है, उसके बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन और सिलिकॉन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, बस, ठीक है। अगर आपको ये तीन तत्व दिख जाए, यहां से फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों दिख जाए तो समझ लेना कौन सा बॉन्ड रहेगा भी, यहां से H बॉन्ड रहेगा भी, ठीक है। समझ लेना कौन सा बॉन्ड रहेगा भी, यहां से H बॉन्ड रहेगा। क्लियर बात। ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करेंगे अंत अणुक H बॉन्ड की बात करेंगे, यानी कि इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड। अंतर अणु की बात करेंगे तो इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है भाई। अब आप यहां से ध्यान देना, सबसे पहले बात कर ली जाए यहां से, देखिए देखिए यहां से क्वेश्चन क्या है मेरे पास, निम्न में से किस यौगिक में, देखिए भाई अगर हम बात करेंगे निम्न में से किस यौगिक में, किस यौगिक में H बॉन्ड नहीं होता है, H बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है भाई। निम्न में से किस यौगिक में H बॉन्ड नहीं होता है। मैं यहां से एग्जांपल्स लिख रहा हूं भाई आपके सामने, और एग्जांपल से यहां से A बराबर यहां से NH3 है भी, ठीक है। देखिए भाई इसके बाद नंबर B है, यहां से HCl है, नंबर C की हम बात करेंगे H2 है, और नंबर D की हम बात करेंगे क्या भी, यहां से HF है, ठीक है भाई। यहां से क्या है, HF है। अब आपको यह बताना है कि यहां से देखिए भाई निम्न में से किस यौगिक में H बॉन्ड नहीं होता है, हमें इस चीज के बारे में बताना है भी, ठीक है। तो यहां से ध्यान देना, ठीक है। यहां से इसमें नाइट्रोजन भी है, क्लियर बात। और मैंने आपको बताया था 3 एलिमेंट्स होना जरूरी है,
फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तीनों में से कोई एक भी हो चलेगा भाई, तीनों में से कोई एक भी हो चलेगा। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। आप ये देखिए, अगर बात की जाए यहां से तो अमोनिया में क्या भी यहां से नाइट्रोजन है, खिले है ना। यहां से HCl में न तो फ्लोरीन है, न ऑक्सीजन है और न ही नाइट्रोजन है भाई, तीनों नहीं है। तो फिर देखिए भाई H2O में क्या है, ऑक्सीजन है और HF में भी क्या भी यहां से फ्लोरीन है। तो फिर सबसे सही राइट आंसर क्या जाएगा भी, यहां से HCl जाएगा भी, ठीक है। और ऑप्शन क्या जाएगा भी, यहां से बी आ जाएगा। तो सबसे राइट आंसर क्या जाएगा भी, यहां से HCl जाएगा और ऑप्शन क्या जाएगा भी, यहां से बी आ जाएगा। क्लियर। चलिए अभी सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से अंतर अणु की बात करेंगे। सबसे नंबर ए अंतरा अणुक H बॉन्ड, ठीक है। देखिए अभी अंतरा अणुक H बॉन्ड की बात की जाती है भी यहां से। क्लियर। चलिए भी देखो, और अंतरा अणुक H बॉन्ड की हम यहां से बात करेंगे तो इस टाइप के बॉन्ड में ध्यान देना। अगर अंतरा अणुक H बॉन्ड की बात की जाए तो अंतरा अणुक H बॉन्ड में क्या होता है कि यहां से अलग अलग अणुओं के मध्य बनता है। ध्यान देना भाई, समान या असमान अणुओं के मध्य H बॉन्ड बनता है। समान भी हो सकते हैं भी वो, या फिर असमान अणु भी हो सकते हैं भी, ठीक है। समान अणु भी हो सकते हैं या फिर असमान अणु भी हो सकते हैं। देखिए अभी ध्यान इधर दें, सुनिए मेरी बात। देखिए अगर बात की जाए यहां से तो मैं H2O में H बॉन्ड को समझाता हूं अभी मैं, ठीक है। H2O में क्या होता है भी, यहां से H बॉन्ड के बारे में समझाते हैं बेटी, ठीक है। चलिए भी देखो, सबसे पहले मैं यहां से H2O में H बॉन्ड को समझाता हूं मैं, ठीक है। H2O में H बॉन्ड है भी। क्लियर। देखिए भी यहां से ध्यान देना, अगर H2O की बात की जाए यहां से तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और यहां से ये हाइड्रोजन है भी, ठीक है। तो यहां से जल की संरचना हुई और यहां से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अगर इस टाइप से बात की भी यहां से तो डैश 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 डैश, यहां से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और फिर यहां से क्या भी है, हाइड्रोजन है, ठीक है। हम किससे बात कर रहे हैं, H बॉन्ड की बात कर रहे हैं, किसमें, जल के अंदर। और H बॉन्ड के कारण ही जो जल होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। अन्यथा अगर ये H बॉन्ड नहीं होता तो और गैसों की तरह ये भी गैसीय अवस्था के रूप में पाया जाता भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, फ्लोरीन की होती है सबसे अधिक, उसके बाद में किसकी होती है भी, यहां से ऑक्सीजन की होती है। जस्ट इसके बाद में दूसरा यहां से देखिए भाई डैश 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 डैश, और यहां से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर यहां से क्या है, हाइड्रोजन है। यहां से इसकी बात की जाए ये डैश डैश डैश, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्या भी यहां से हाइड्रोजन है। यहां से बात की जाए डैश डैश डैश, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है भी। ये इस तरह से हो जाता है भी यहां से। क्लियर बात। और यहां से इस तरह से हो जाएगा तो यहां से आप ध्यान देना भी, आपको जो बिल्कुल एकदम सीधी लाइन दिखाई दे रही है ये कौन सा बॉन्ड है भी, यहां से सहसंयोजक बंध है भी, है ना। यहां से आपको एकदम सीधी लाइन दिखाई दे रही है, कौन सा बंध है भी, यहां से सहसंयोजक बंध है भी, ठीक है। जो आपको यानी कि डॉट डॉट में दिखाई दे रही है कौन सा बंध है भी, यहां से बात की जाए ये H बॉन्ड है भी यहां से। क्लियर बात, ये कौन सा है, H बॉन्ड है भी, ठीक है। जितने भी आपको जो डॉट डॉट में सब सारे दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या भी यहां से H बॉन्ड है ये। क्लियर बात। देखिए और जो आपको एकदम जो बिल्कुल सीधी लाइन में दिखाई दे रही है वो क्या भी यहां से सहसंयोजक बंध है भी, ठीक है। एकदम जो सीधी लाइन में दिखाई दे रही है वो क्या भी यहां से सहसंयोजक बंध है भी। ध्यान देना, जब एक ही अणु के मध्य बनेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, यहां से सम अंतराणुक H बॉन्ड कहेंगे भी, ठीक है। उसे क्या कहेंगे भी, अपन यहां से सम अंतराणुक H बॉन्ड कहेंगे भी। क्लियर बात। जब अलग अलग अणुओं के मध्य बनेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, विषम अंतराणुक कहेंगे भी यहां से, ठीक है। इसे क्या कहेंगे भी, यहां से विषम अंतराणुक H बॉन्ड कहेंगे। अब आप ये देखिए अलग अलग अणुओं में मैं यहां से क्या करता हूं, इस प्रोसीजर में ध्यान देना। H2O में ध्यान देना भाई बच्चों, इधर H2O में और HF में H बॉन्ड को समझाता हूं अभी मैं, ठीक है। H2O में और HF में मैं H बॉन्ड को समझाता हूं अभी मैं। क्लियर बात। अब सुनिए मेरी बात। देखिए
तो यहां से H2 और HF, यहां से तीन ही एलिमेंट्स का आना जरूरी होता है। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ठीक है भाई, तीन ही एलिमेंट्स का आना जरूरी होता है। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, यहां से H2 और HF में H बॉन्ड को देखो भैया, तो H2O में बात कर ली तो यहां से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है भी। क्लियर। फिर इसके बाद में क्या आता है भाई, यहां से HF भी है। ठीक है, और यहां से बात कर ली तो ये HF आ गया अभी, है ना। इसके बाद में बात की यहां से H2O फिर आ जाएगा, है ना। इसके बाद में बात की यहां से H2O फिर आ जाएगा और यहां से फिर यहां से H, ऑक्सीजन और यहां से H। ठीक है भाई, यहां से फिर बात कर ली हमने, ये HF आ जाएगा भी यहाँ। ठीक है, और फिर इसकी फिर बात कर ली भाई, यहां से ये डैश 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 डैश, यहां से HO और यहां से H। क्लियर बात, सुनिए मेरी बात। अब हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन है, तो दो उच्च विद्युत त्रिणी परमाणुओं के मध्य आ जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है तो दो उच्च विद्युत त्रिणी परमाणुओं के मध्य आ रहा है, तो दो उच्च विद्युत त्रिणी परमाणुओं के मध्य आ जाता है, तो बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, ये H बॉन्ड कहलाता है भी। ठीक है, तो बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है भी, यहां से H बॉन्ड कहलाता है। ठीक है भाई, यहां से ध्यान देना, जो एकदम सीधी लाइन में बनता है वो क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है भी। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा भी, यहां से ये सहसंयोजक बंध कहलाता है भी। तो जो डैश यानी कि जो डैश करते हुए बनता है वो क्या कहलाता है, यहां से हम बात करें H बॉन्ड कहलाता है। और जो एकदम जो सीधी लाइन में जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, यहां से सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, जो एकदम जो सीधी लाइन में बनेगा ये क्या कहलाता है, यहां से सहसंयोजक बंध कहलाता है। हो गई भी यहां से बात क्लियर। तो देखिए भी यहां से एक इंटरमोलिक्यूलर और मोलिक्यूलर और एक इंट्रामोलिक्यूलर, यहां से बात किया अंतर अणु H बॉन्ड, अंतराणु H बॉन्ड, जो क्या होता है यानी कि अलग, यानी कि समान हो या असमान हो, अलग अलग अणुओं के मध्य बनता है। H2O में बात की, यहां से ये H2O और H2O समान अणुओं के मध्य बन रहा है ना। और यहां से क्या है, विषम अंतरा अणु, ये क्या बन रहा है, यहां से असमान अणुओं के मध्य बन रहा है। यहां से H2O है, फिर यहां से HF है, यहां से H2O, यहां से क्या है, HF है। तो ये क्या होता है, इस तरह से यहां से बनता हुआ चला जाता है भी। क्लियर बात, चले भी। इसके बाद में हम बात करेंगे यहां से, देखो इसके बाद में अंतर अणु H बॉन्ड की बात की जाती है भी। ठीक है, चले भी। इसके बाद में हम बात करेंगे यहां से अंतर अणु H बॉन्ड की बात की जाती है भी। ठीक है, देखिए अंतर अणु H बॉन्ड की बात करेंगे हम, तो इंटरमोलिक्यूलर, है ना। अंतर अणु को क्या कहा जाता है, यहां से इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड कहा जाता है। ध्यान देना भी बच्चों इधर, है ना। अगर हम बात करेंगे इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड, आपको यहां से ध्यान देने की जरूरत है। यहां से एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना, आने की प्रबल संभावना होती है, क्योंकि वो इस तरह से नहीं पूछेगा H बॉन्ड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताओ, नहीं, वो इसमें कॉन्सेप्ट लिए हुए क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्वेश्चन किस तरह से है ये बताइए, H2O तो द्रव होता है जबकि SO2 गैस होता है, वाई रीजन, क्या कारण है। H2O तो लिक्विड होता है जबकि SO2 गैस होती है, वाई इज रीजन, क्या कारण है, कारण बताइए, व्हाट इज रीजन, कारण बताइए। तो ये किस कारण से होता है, H बॉन्ड के कारण होता है भी। यहां से आप ये देखिए, जिस तरह से अणुभार बढ़ता है तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। यानी कि मोलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो मोलिक्यूलर वेट इज प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो फिर यहां से क्या होता है, क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। लेकिन यहां से देखिए आप, अगर हम बात करेंगे वर्ग 16 के अंतर्गत, तो यहां से देखिए H2O का क्वथनांक क्या होता है, सर्वाधिक होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत तीव्रता सबसे अत्यधिक होती है। बताऊंगा अभी क्वेश्चनों को, बस ध्यान बनाए रखें आप बोर्ड पे। ध्यान बनाए रखने से क्या होता है कि यानी कि जो उस समय यानी जितने भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं सब क्या हो जाते हैं, हमारे क्लियर हो जाते हैं। हमने क्या किया, वीडियो को देख रहे हैं, हम वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को देखते देखते हमने फिर वो निकाल दी, फिर वीडियो देखने लग गए, फिर निकाल दिया, हम फिर वीडियो देखने लग गए। ये टॉपिक यानी कि जैसे हैं
अब ये पूरा टॉपिक है और इस पूरे टॉपिक को लगभग ये देखिए कम से कम 40 से 45 मिनट का टॉपिक होगा, 1 घंटे की क्लास होगी और लगभग यानी कि जब जाके पूरा टॉपिक क्लियर होगा। पेन कॉपी भी साथ लेकर बैठिए, पेन कॉपी साथ लेकर बैठिए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया तो उस क्वेश्चन को लिखे सोल्व करने का प्रयास करें। उसे क्वेश्चन मैंने दिए हैं तो उन्हें सोल्व करने का प्रयास करें। आप सोल्व करेंगे उन क्वेश्चनों को जब भी आपका फायदा होगा भाई। क्योंकि जो केमिस्ट्री होती है, हम बात करें थ्योरेटिकल जो पोर्शन होते हैं ना वो तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन यानी कि जो मैथमेटिकल्स और यानी कि जो क्रिएटिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो यानी कि इस तरह से सोल्व नहीं होते। वो तो क्या होते हैं, फिर हमें लिखने पड़ते हैं और प्रैक्टिस करनी पड़ती है जब होता है भी यहां से। और 11th में क्या होता है, और एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th का पोर्शन पढ़ के नहीं आते हैं और 11th का पोर्शन पढ़ के नहीं आते, फिर यहां से फिर क्रैश कोर्स में आते हैं। तो फिर क्रैश कोर्स में क्या होता है, फिर यानी कि उनको अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ये देखिए अभी, फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर वो डाइट ये चाहते हैं कि डाइट हलवा हमारे सामने परोस दिया जाए भाई, और डाइट हलवा कैसे परोसा जा सकता है इसमें, ये देखिए आप। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस चीज का ये ध्यान रखना भी, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप लोग को मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप ये सोचते हैं कोई बात नहीं क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स ही मेहनत कर ली जाए, नहीं। वो तो फिर क्या होता है, तो फिर इस तरह से तो लोग यानी कि 1-1 महीने 2-2 महीने पढ़कर वो IAS को क्लियर कर ले भी। क्यों 4-4 5-5 साल वो मेहनत करते हैं, है ना। तो इस तरह से होता है भैया, तो इस तरह से होता है। आप ये देखिए, तो इतना बड़ा पोर्शन 2 सालों का पोर्शन आप सोचते हो कि यानी कि 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, 2 दिन की क्लास में जाए, तो कैसे हो जाएगा। वो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भी। यहां से देखिए, मेहनत का एक बात ध्यान रखना, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। दुनिया परिणाम देखती है, दुनिया हमारी मेहनत नहीं देखती है। दुनिया परिणाम देखती है, दुनिया हमारी मेहनत नहीं देखती है। ये चाहे मेहनत हमने किसी भी कंडीशन से की हो, मेहनत किसी भी कंडीशन से की हो, लेकिन दुनिया क्या देखती है, परिणाम देखती है। इस बात का ध्यान रखना भाई। चलिए अभी अपने टॉपिक पे बात करते हैं अंतःअणु के H बॉन्ड की। यानी कि केवल एक ही अणु में जो बनने वाला बॉन्ड होता है, एक ही अणु में या फिर एक ही यौगिक में, केवल एक यौगिक में जो बनने वाला बंध होता है वो क्या कहलाता है, अंतःअणु के H बॉन्ड कहलाता है। केवल एक यौगिक में जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, अंतःअणु के H बॉन्ड कहलाता है भाई, ठीक है। अब आप यहां से ध्यान देना भाई, जैसे यदि बात कर ली जाए यहां से ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, देखिए भाई मेरे पास यहां से देखिए आप यदि बात कर ली जाए तो सुनिए मेरी बात। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की बात करते हैं भी, ठीक है। हम एग्जाम्पल में बात करते हैं यहां से ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, ठीक है। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की हम बात करते हैं भी, ठीक है। और ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की बात की जाए, इसमें ध्यान देना भैया। देखिए भाई मैंने ये बनाया इस तरह से, यहां से और यहां से ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है भी, है ना। तो यहां से फिनॉल है और ऑर्थो पोजिशन तो ऑर्थो मेटा पेरा, क्लियर बात। तो यहां से देखिए भी अगर बात कर ली जाए यहां से तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, तो यहां से ऑर्थो, है ना। तो यहां से क्या होगा भाई, ऑर्थो मेटा पेरा। तो यहां से हम क्या करते हैं, ये है ना, तो यहां से Cl हो गया अभी, ऑर्थो मेटा पेरा। बेंजीन में क्या होती है, 3 प्रकार की स्ट्रक्चर होते हैं भी। यहां से बेंजीन में क्या होती है, 3 टाइप की, यानी कि 3 टाइप की पोजीशन होती है भी। कौन कौन सी, यहां से बेंजीन है और यहां से इस तरह से भी, और यहां से हम बात करेंगे तो ये देखो ये ऑर्थो है, ठीक है। यहां से मेटा है और यहां से क्या भी, ये पेरा है, ठीक है। ऑर्थो है, यहां से क्या भी है, ऑर्थो है, यहां से क्या भी, ये मेटा है और यहां से क्या भी, ये पेरा है। ये 3 पोजीशन होती है। अगर आप भूल भी जाओ तो इस तरह से लिख लेना, ओम प्रकाश, ठीक है भाई। और से क्या बनेगा, ऑर्थो, एम से क्या बनेगा, मेटा, और पी से क्या बनेगा, पेरा बनेगा भाई, क्लियर बात। अब आप यहां से ध्यान देना, मेरे पास ये ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है, ठीक है। इस ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में मुझे क्या देखना अभी, H बॉन्ड के बारे में देखना है अभी, क्लियर बात। और इस H बॉन्ड के बारे में देखना है। तो यहां से ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे तो यहां से ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में देखो आप यहां से, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है ना,
तो यहां से देखो आप ऑक्सीजन है भी, और यहां से क्या ये Cl है। तो यहां से हमने बात कर लिया इस तरफ से। तो यहां से देखो ये हाइड्रोजन है, इधर भी ऑक्सीजन है ना, और यहां से भी क्या है क्लोरीन है। कभी कभार क्या होता है, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो कभी कभी क्या जाता है भी यहां से Cl भी आ जाता है। ठीक है भी, कभी कभी क्या होता है भी यहां से Cl भी आ जाता है, Cl को भी मान लिया जाता है। वैसे Cl यानी कि अकेला नहीं बना सकता है। जैसे बात कर ली, जैसे मैंने आपको HCl का एग्जांपल्स दिया था ना, तो Cl तो अकेला था भी यहां से, तो Cl को मैंने क्या किया, यहां से H बॉन्ड नहीं बना सकता ये भी, है ना, यहां से H बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन जब क्या हो, हाइड्रोजन इधर Cl हो, इधर यहां से ऑक्सीजन हो, तो फिर वो H बॉन्ड बना सकता है वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक क्या होता है भी यहां से उच्च विद्युत ऋणी परमाणु आ जाता है भी। ठीक है, तो यहां से ध्यान देना भी, यदि बात कर ली जाए यहां से, तो देखो हाइड्रोजन दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य आ रहा है, तो फिर यहां से इनके मध्य जो बनने वाला बॉन्ड होता है यहां से इस तरह से, है ना, तो इनके मध्य जो बनने वाला बॉन्ड होगा ये क्या कहलाएगा भी, यहां से H बॉन्ड कहलाता है भी। क्लियर बात? तो यहां से क्या होगा भी, ये H बॉन्ड होगा भी, है ना। और इसके अलावा जो ये बॉन्ड होंगे ये क्या कहलाएंगे, यहां से सहसंयोजक बॉन्ड कहलाएंगे भी। ठीक है, यहां से क्या कहलाएंगे भी, ये सहसंयोजक बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है भी, चलिए इसके बाद में आप यहां से ध्यान दो, ये ऑर्थोक्लोरोफिनोल हो गया। तो हमने H बॉन्ड के टाइप के बारे में पढ़ा था भी। सबसे पहले अगर H बॉन्ड की बात की जाए तो रेडिटस और, है ना, तो यहां से लेटिमस और रोडबुश के द्वारा दिया गया था। जब हाइड्रोजन एटम दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य आ जाता है तो बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, H बॉन्ड कहलाता है भी। ठीक है, H बॉन्ड कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक तो अंतःअणुक और एक अंतराणुक। ठीक है, अंतःअणुक क्या होता है, जब एक ही अणु के मध्य बनता है तो अंतःअणुक है। अंतराणुक जब यानी कि समान हो या असमान हो तो अलग अलग अणुओं के मध्य बनता है, समान भी हो सकते हैं असमान भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अंतराणुक में बात की, H2 और HF की बात की, H2O में भी बात की। क्लियर बात? मैंने यहां से अंतराणुक की बात की तो यहां से क्या है, ऑर्थोक्लोरोफिनोल, तो यहां से ऑक्सीजन और क्लोरीन के मध्य क्या आ रहा है भी, यहां से H बॉन्ड आ रहा है, H आ रहा है। तो फिर यहां से क्या करेगा, उच्च विद्युत ऋणी परमाणु इस हाइड्रोजन को खींचने का प्रयास करेगा, और हाइड्रोजन को खींचेगा तो इससे क्या करेगा, एक बॉन्ड बना लेगा, जिसे क्या कहा जाता है भी, यहां से H बॉन्ड कहा जाता है भी। ठीक है, यहां से क्या कहा जाता है, H बॉन्ड कहा जाता है भी। क्लियर बात? चलिए यहां से हम बात करेंगे, सुनिए भी, इसके गुणों पर, है ना। तो H बॉन्ड यहां से अगर बात की कर ली जाए यहां से, तो H बॉन्ड के गुण, चलिए भी यहां से H बॉन्ड के गुण टॉपिक है हमारा, H बॉन्ड के गुण अगर बात कर ली जाए यहां से, वैसे यानी कि ये दुर्बल आकर्षण बल होता है भी है। सबसे पहली बात ये क्या होता है भी, यहां से दुर्बल आकर्षण बल होता है भी यहां से। ठीक है, दुर्बल की बात की जाए यहां से वीक, ठीक है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है भी इसका। क्लियर? अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन जो सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होता है, वांडरवाल बॉन्ड होता है भी। ठीक है, तो वांडरवाल बॉन्ड से तो क्या होता है, ये प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है भी। ठीक है, यहां से बात की जाए ये क्या होता है भी, यहां से वांडरवाल बॉन्ड से क्या होता है भी, यहां से वांडरवाल बॉन्ड से क्या होता है, ये यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है भी। ये तो क्या होता है यहां से, ये है ना, तो H बॉन्ड क्या होता है भी, यहां से स्ट्रॉन्ग होता है, और ये क्या होता है भी, यहां से सबसे कमजोर बंद होता है। कौन सा, यहां से वांडरवाल बंद। ठीक है, ये क्या होता है भी, यहां से सबसे कमजोर बॉन्ड होता है। अगर बात की जाए यहां से, अगर हम बात करेंगे, सुनिए मेरी बात, ये क्या होता है, अगर H बॉन्ड टूटता है तो H बॉन्ड टूटने के दौरान ये क्या करता है, 10 से 20 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल प्रति मोल एनर्जी को क्या करता है, यहां से देने का काम करता है भी। ठीक है, ये क्या करता है, 10 से 20 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी को देने का काम करता है। इसके बाद में बात की जाए जो H बॉन्ड को क्या किया जाता है, यहां से ये डॉट डॉट से प्रदर्शित किया जाता है इस तरह से भी। ठीक है, H बॉन्ड को क्या किया जाता है, यहां से डॉट डॉट से यहां से प्रदर्शित किया जाता है भी। क्लियर बात? ठीक है, देखिए अगर बात कर ली जाए यहां से, तो जो H बॉन्ड होता है, ठीक है, जो H बॉन्ड होगा, अगर ये गैस है, अगर कोई अणु है या फिर कोई भी कंपाउंड है, यदि वो गैसीय अवस्था में है
तो फिर गैसीय अवस्था में होगा तो फिर वो बॉन्ड क्या होगा, दुर्बल होगा, और ठोस अवस्था में होगा तो फिर वो बॉन्ड क्या होगा, भी यहां से प्रबल होगा। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना। दोबारा से फिर सुने इन पॉइंट्स के बारे में, ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। जेट, आईसीआर और बीएचयू सबके लिए इंपॉर्टेंट है और ये मेन पॉइंट आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना भाई। सबसे पहले एच बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए, और एच बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज होती है तो आप ये देखिए इसके यानी किसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे तो ये देखिए भी यहां से नंबर 1 ये क्या होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है, ये वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, यहां से कमजोर बंध होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन वांडरवाल बॉन्ड से क्या होता है, ये प्रबल होता है भी यहां से, ठीक है। एच बॉन्ड के टूटने से क्या होती है भी यहां से 10 से 20 किलो जूल क्या होती है, यहां से एनर्जी बाहर निकलती है भी। कितनी निकलती है यहां से, 10 से 20, या फिर यानी कि 10 से क्या होता है भी यहां से 100 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी क्या होती है भी यहां से बाहर निकलती है। क्लियर बात। इसके बाद देखो एच बॉन्ड को क्या किया जाता है, डॉट 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 से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। एच बॉन्ड है तो यहां से गैस है, तो गैसीय अवस्था में एच बॉन्ड क्या होता है, दुर्बल होता है, अवस्था में एच बॉन्ड क्या होता है भी यहां से प्रबल होता है, ठीक है। ठोस अवस्था में क्या होता है भी यहां से एच बॉन्ड प्रबल होता है। क्लियर बात। इनके गुणों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा ये बताइए। एच बॉन्ड टूटने के दौरान इससे कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 10 से 100 किलो जूल के करीबन इससे ऊर्जा मिलती है। एच बॉन्ड गैसीय अवस्था में कैसा होता है, दुर्बल होता है, और ठोस अवस्था में कैसा होता है भी यहां से प्रबल होता है। क्लियर। चलिए अभी इसके बाद में बात की जाए एच बॉन्ड का, है ना, तो ये इस तरह से होता है। चलिए अभी इसके बाद में सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भी क्वेश्चन यहां से बनेगा, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन क्या है, एच बॉन्ड के गुणों पर प्रभाव, ठीक है। देखिए एच बॉन्ड के गुणों पर प्रभाव, ठीक है। यहां से इफेक्ट ऑफ एच बॉन्ड प्रॉपर्टीज, इफेक्ट ऑफ एच बॉन्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे भी। क्लियर बात। इफेक्ट ऑफ एच बॉन्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं भी यहां से, ठीक है। देखिए भी सबसे पहले बात की जाए नंबर 1 यहां से इसकी भौतिक अवस्था के बारे में बात करते हैं। भौतिक अवस्था है, और भौतिक अवस्था आप एक बात देखो भाई, या ना अपन भौतिक अवस्था के बारे में बात करेंगे भी, ठीक है। अब आप एक बात देखो भाई, भौतिक अवस्था के बारे में अपन बात करेंगे। आपने कभी ये सुना होगा, जैसे बात कर ली जाए यहां से H2O तो क्या होता है, जो जल है भी, है ना, तो H2O तो क्या है भी यहां से द्रव है, ठीक है। H2O क्या है भी यहां से द्रव है, और H2S क्या है भी यहां से गैस है, ठीक है। H2S क्या होती है भी यहां से गैस होती है ना। H2O मतलब क्या है भी यहां से लिक्विड है, और ये कभी आपने पढ़ भी लिया होगा इस तरह का जो क्वेश्चन वगैरह होता है, ठीक है। वाई रीजन, ऐसा क्या रीजन होता है, इसमें भी तो हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, और इसमें भी हाइड्रोजन है। बता सकता है क्या कोई, बताइए भी आप, ऐसा क्या रीजन है, आप बता सकते हो क्योंकि मैंने एच बॉन्ड पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। ऐसा क्या रीजन है ये बताइए कि यहां से H2O तो द्रव होता है जबकि H2S गैस होता है भी यहां से, उस रीजन के बारे में बताइए भी। अब आप यहां से ध्यान देना, अगर मैं H2O की बात करता हूं तो H2O में मेन केंद्रीय परमाणु कौन है भी यहां से, ऑक्सीजन है भी, है ना। ऑक्सीजन क्या है भी, केंद्रीय परमाणु है, और ये केंद्रीय परमाणु है तो इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, और सर्वाधिक होती है तो ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, जबकि एच बॉन्ड बनाता है भी ये। क्लियर बात। ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, यहां से ये एच बॉन्ड बनाता है, जबकि हम बात करें यहां से H2S में बात की जाए यहां से, है ना, तो H2S में केंद्रीय परमाणु कौन है भी यहां से, सल्फर है, ठीक है। केंद्रीय परमाणु कौन है भी यहां से, सल्फर है, और सल्फर है तो सल्फर की विद्युत ऋणता तो कम होती है, तो क्या ये एच बॉन्ड बनाएगा क्या भी, नहीं, ये बनाता है, जबकि ये एच बॉन्ड नहीं बनाता है। और नहीं बनाता है तो भौतिक अवस्था यानी जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो फिर गैसीय अवस्था यानी कि जो टॉस से द्रव, द्रव से आते आते गैस, और गैसीय अवस्था में क्या होता है, एच बॉन्ड सबसे दुर्बल होता है। विशेषकर रूप से ध्यान देना, पूछा जाता है एग्जाम में विशेष रूप से, ठीक है।
H2O तो द्रव है जबकि H2S गैस है, इसके है ना, तो इसके बारे में बताइए। ठीक है भाई, ध्यान देना, H2O तो द्रव होता है जबकि H2S गैस होता है, तो इनके बारे में बताइए। क्यों? क्योंकि H2O तो क्या होता है भी, यहां से द्रव होता है और H2S गैस होती है, किसके कारण? यहां से H बॉन्ड के कारण। यहां से मैंने आपको बताया था फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये तीन ही तत्व क्या होते हैं, ये क्या बनाते हैं? H बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, H बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप ये देखिए H2O में क्या भी यहां से ऑक्सीजन है, तो फिर वो क्या बनाता है? H बॉन्ड बनाता है। जबकि H2S में क्या नहीं है, ना तो फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है और ना ही नाइट्रोजन है, तो फिर ये क्या H बॉन्ड बनाएगा? क्या भी ये नहीं बनाता है। इस कारण से H2S किससे पाया जाता है? यहां से गैस अवस्था में पाया जाता है। ध्यान दे भाई बच्चों, इधर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है। यहां से इस तरह के क्वेश्चन और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्लियर बात? चले भी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी। यहां से देखिए भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर 2 है भी, यहां से क्वथनांक के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, और बीपी के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है भी, अब आप ध्यान देना, आपने एक चीज पढ़ी होगी भी, यहां से अणुभार बढ़ेगा किसी भी यौगिक का या फिर किसी भी अणु का, अणुभार इज प्रोपोर्शनल क्वथनांक। यदि अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। यदि अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना भी। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, और अपवाद किसके कारण होते हैं? अधिक विद्युत ऋणता के कारण। देखिए, अगर मैं यहां से बात करता हूं तो ध्यान देना भी, है ना, तो यहां से हम बात करते हैं जैसे 15, 16, 17 वर्ग, अगर बात की जाए जैसे वर्ग है, और वर्ग की बात करें अपन यहां से तो वर्ग 15, वर्ग 15 के हाइड्राइड होते हैं भी, है ना, वर्ग 15 के हाइड्राइड, और वर्ग 15 के हाइड्राइड। चलिए भी वर्ग 15 के तत्वों की बात करते हैं। आवर्त सारणी में देखिए आप वर्ग 15 के तत्वों की बात करते हैं, और यहां से वर्ग 13 है, वर्ग 14 है, यहां से वर्ग 15 है। ठीक है भी, यहां से वर्ग क्या है? 16 है, वर्ग क्या है भी? यहां से 17 है, और यहां से क्या है? वर्ग 18 है। ठीक है भी, वर्ग है तो ये क्या है? यहां से बोरॉन फैमिली, इसका सबसे पहला है ना सदस्य क्या होता है? बोरॉन होता है। तो वर्ग 13 को क्या कहा जाता है? बोरॉन फैमिली कहा जाता है, क्योंकि जो प्रथम सदस्य होता है उसे उसी नाम से जाना जाता है भी। ठीक है, जैसे हमारे घरों में क्या होता है? पिताजी प्रथम होते हैं, तो हमारी फैमिली को उनके नाम से जाना जाता है। तो यहां से वर्ग 13 है, तो कितने वर्ग आते हैं पी ब्लॉक में? 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसे कार्बन फैमिली, इसे यहां से नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और यहां से हीलियम नियॉन फैमिली भी। ठीक है भी, अब यहां से ध्यान देना, तो वर्ग 15 के हाइड्राइड क्या भी? यहां से नाइट्रोजन। ठीक है भी, सबसे पहले क्या आता है भी? यहां से नाइट्रोजन आते हैं भी, है ना। तो हम बात करते भी यहां से, तो सुनिए भी, तो इसके जो NH3 सबसे पहले अमोनिया। ठीक है भी, तो यहां से देखो न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया सब बिके भी। ठीक है, न्यूजीलैंड, पाक, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। क्लियर? यहां से ध्यान देना भी, अगर हम बात करेंगे NH3 है, यहां से PH3 है, पासपिन है इसका नाम, AS3 है, इसका नाम है ना, आर्सेनिक है, इसका नाम स्टबिन है, और इसका नाम क्या भी? यहां से बिस्मथीन है भी, SbH3, और यहां से BiH3। क्लियर बात? चले भी, अब हमें क्या करना है इनके, यानी कि ध्यान देना भी, अब हमें क्या करना है इनके, यानी कि सबसे पहली बात तो है ना बिस्मथीन है, तो ये तो क्या होता है? देखिए भी, यहां से SbH3 होता है। देखिए भी, अब सुनना मेरी बात, हमें क्या करना है, यहां से इनके क्वथनांक का क्रम लिखना भी, ध्यान देना भी। सबसे पहले इनके क्वथनांक का क्रम लिखना भी मुझे। ठीक है, यहां से ध्यान देना, इनके क्वथनांक का क्रम लिखना है। सुनिए भी, तो देखो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है। ठीक है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है ना, आर्सेनिक है, और क्या भी यहां से एंटीमनी है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा परमाणु भार किसका होता है? एंटीमनी का होता है। तो परमाणु भार भी सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए भी? यहां से एंटीमनी का होना चाहिए भी।
तो परमाणु भार इसका ज्यादा होना चाहिए, तो फिर क्वथनांक भी सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए। तो यहां से होना तो ये इस तरह से चाहिए भी क्वथनांक में, यहां से NH3 है, इसके बाद में PH3 है, इसके बाद में क्या भी यहां से ASH3 है, और इसके बाद में क्या भी यहां से SbH3 है। भी होना तो इस तरह से चाहिए था भी है एक अकॉर्डिंग के थ्रू, लेकिन अपवाद स्वरूप यहां से इस तरह से ये गलत है। और BHU में सबसे ज्यादा जो ऑर्डर कैपेसिटी वाले जो क्वेश्चन है इनको सबसे ज्यादातर पूछा जाता है BHU के अंदर। खैर हमारे जेट में भी पूछ लिया जाता है ना, जेट में भी पूछा जाता है, लेकिन जेट में इतने डीपली नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि पूछे तो जा और पूछने की कोई संभावना नहीं है, देखो भी, है ना। मैंने कह दिया कि BHU में पूछे जाते हैं, जेट में नहीं पूछे जाते हैं, है तो केमिस्ट्री पढ़ तो वही रहे, तो आप उठा के इसको नहीं पढ़ो और वो जेट में ही पूछ ले, अरे सर ने तो ये कहा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पूछा जा सकता है। लेकिन कभी कभार कोई क्वेश्चन की सीमा होती है, कोई उसके अंदर डीपली चला जाता है, कोई नहीं जाता है, और BHU में क्या होता है कि डीपली चले जाते हैं अंदर, ठीक है। तो आप यहां से ध्यान देना, तो ये होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है अपवाद स्वरूप। क्यों नहीं होता है, यहां से ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके कारण पड़ता है, विद्युत ऋणता के कारण पड़ता है। और यहां से देखें, इनमें हम सबसे पहले बात करें तो विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। तो नाइट्रोजन क्या करता है भी, यहां से H बॉन्ड बनाता है ना। तो नाइट्रोजन क्या करता है भी, यहां से H बॉन्ड बनाता है। जब H बॉन्ड बनाता है तो उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, उतनी एनर्जी चाहिए। आप ये देखिए भी, उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, उतनी एनर्जी चाहिए। और यहां से इस तरह से ना होकर ये क्या हो जाता है, PH3 है ना। और यहां से देखो आप PH3 है, इसके बाद में NH3 आएगा, है ना। इसके बाद में क्या आएगा, NH3 आएगा, और इसके बाद में ASH3 आएगा, और इसके बाद में क्या आएगा भी, SbH3 आएगा। ये सबसे सही है, देखना भी, ठीक है। क्लियर बात, बिल्कुल बेस का रूप से ध्यान रखने की जरूरत है भी इसमें। चले भी, ये वर्ग 15 का हुआ। मैं क्या करूंगा अभी, यहां से वर्ग 16 के हाइड्राइड की हम बात करेंगे, ठीक है। वर्ग 15 और वर्ग 16 के हाइड्राइड की हम बात करेंगे भी, ठीक है भाई। वर्ग 16 है, और इसके बाद देखो भी यहां से ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। वर्ग 16 क्या भी, यहां से ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है भाई। तो यहां से ध्यान देना, अगर मैं बात करूंगा ओल्ड, है ना, तो यहां से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन स्टाइल से टीपो। पोलोनियम नहीं आता है, रेडियोएक्टिव तत्व होता है विद्युत, है ना। तो यहां से देखो ये H2 है, जल है, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2SE है ना, सेलेनियम हाइड्राइड H2E है, ठीक है भी, है ना। टेलुरियम हाइड्राइड है भी, ठीक है भी। ध्यान देना, सुनना मेरी बात। अब इनका मैं क्वथनांक का क्रम लिखूंगा भी, मैं यहां सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भी है, मैं इनके क्वथनांक के क्रम के बारे में बात करूंगा भी मैं, और यहां से इनके क्वथनांक के क्रम के बारे में बात की जाती है। ध्यान देना भी, मैं इनके यहां से क्वथनांक के क्रम के बारे में बात करूंगा भी, और इनके क्वथनांक के क्रम की बात की जाती है। तो सुनना भी, सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है, यहां से H2TE का होना चाहिए, यहां से टेलुरियम हाइड्राइड का होना चाहिए। नाम इसका जल, इसका हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका सेलेनियम हाइड्राइड, इसका टेलुरियम हाइड्राइड, ठीक है भी। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, टेलुरियम हाइड्राइड का होना चाहिए। लेकिन टेलुरियम हाइड्राइड का ना होकर सबसे ज्यादा किसका होता है भी, H2O का होता है। H2O का क्यों होता है, क्यों, क्योंकि H2O में क्या पाया जाता है, H बॉन्ड पाया जाता है। H बॉन्ड क्यों पाया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या करता है, H बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस कारण से यहां से H2S, यहां से इसके लेस देन, और यहां से देखिए H2SE लेस देन H2TE, और यहां से H2O। क्लियर बात, आई बात समझ में, यहां से विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें मैंने आपको और डीपली उतार दिया है, तो और ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बार बार वीडियो को यानी कि रिप्ले करके देखते रहें, रिप्ले करके देखते रहें। हर चीज कॉन्सेप्ट के साथ फेंकी है मैंने, इसमें आपको ध्यान रखना, हर चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ में फेंकी है। अन्यथा यानी पूरी 11th क्लास पढ़ लेते हैं तो जब भी ये टॉपिक यानी कि टॉपिक जब भी कंप्लीट समझ नहीं आता है। और आपको मैंने एक शानदार ट्रिक के आसानी से आधार के समझा दिया अभी, ठीक है। यहां से मैं वर्ग 17 के हाइड्राइड की बात करूंगा, वर्ग 17 के हाइड्राइड की हम बात करेंगे भी।
और यहां से वर्ग 17 के हाइड्राइड किया है यहां से। ध्यान देना अभी सबसे पहले बात की जाए, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई, ठीक है। तो यहां से HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर बात। अब आप यहां से ध्यान देना, यदि बात कर ली जाए यहां से तो इन सब में से H बॉन्ड किस में ज्यादा है, HF में भी, ठीक है। वैसे परमाणु भार ज्यादा यानी अणुभार ज्यादा किसका, HI का है, तो क्वथनांक भी इसका ज्यादा होना चाहिए था अभी, ठीक है। तो क्वथनांक भी इसका ज्यादा होना चाहिए था। तो हमने यहां से बात की, तो यहां से देखो सबसे पहले HCl, उसके बाद में क्या है भी HBr, उसके बाद में क्या है HI, और उसके बाद में क्या भी यहां से HF, है ना। उसके बाद में क्या भी यहां से HF है, तो यहां से HF का क्या भी यहां से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन यहां से, क्वथनांक सबसे ज्यादा HF का होता है भी यहां से, ठीक है। तो इस कारण से HF का वाई रीजन क्या है यहां से, H बॉन्ड के। तो ये तीनों सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज का विशेषकर ध्यान देना। रीजन क्या होता है, हम पढ़ते तो यही आते हैं, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, यहां से क्या होता है मोलिकुलर वेट इज प्रोपोर्शनल यहां से बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान भी बढ़ेगा। और यहां से देखिए वर्ग 15 के हाइड्राइड, यहां से वर्ग 16 के हाइड्राइड, और यहां से वर्ग 17 के हाइड्राइड। क्लियर बात। और वर्ग 15 के हाइड्राइड अमोनिया है, पासपिन है, आर्सिन है और एंटीमनी है। तो ये इस तरह से न होकर ये इस तरह से होगा। वर्ग 16 के हाइड्राइड की हम बात करें, H2 है, H2SE, H2SE और H2T है। तो यहां से हम बात करेंगे तो H2O का क्या भी यहां से सबसे अधिक है। वर्ग 17 के हाइड्राइड की हम बात करेंगे, HF है, HCl है, HBr और HI है। तो सबसे ज्यादा किसका भी यहां से HF का है ना भाई, सबसे ज्यादा किसका भी यहां से HF का है ना भाई, सबसे ज्यादा किसका भी यहां से HF का है। तो क्या होता है, ये इस तरह से यहां से लगातार बढ़ते हुए चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होगा वो किसका होगा भी यहां से HF का होगा भी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे यहां से, चलिए देखिए तो भौतिक क्वथनांक हो गया, है ना। क्वथनांक के बाद में देखो यहां से हम विलेयता की बात करते हैं। क्वथनांक के बाद हम बात करते हैं विलेयता की, ठीक है। सोलुबिलिटी, यहां से बात की जाए सोलुबिलिटी, एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता ही है, यानी कि इस टॉपिक से संबंधित। H बॉन्ड हमें देखने पर तो बिल्कुल साधारण लगता है, अरे H बॉन्ड है पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर के क्वेश्चन भी तो सोल्व करो। इसके अंदर के क्वेश्चन सोल्व करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमें, ठीक है भाई, ध्यान देना। सोलुबिलिटी की हम बात करते हैं, जितने भी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं ये क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं भी। लेकिन बात की जाए यहां से C2H5OH होता है, एथेनॉल C2H5OH होता है, ये क्या होता है यहां से जल में विलेय होता है, ठीक है। यहां से जल में क्या होता है, यहां से सोल्यूशन बनाता है, जल में क्या होता है भी यहां से विलेय होता है, सोलुबल होता है, ठीक है भाई। और जल में यहां से हम सोलुबल की बात करेंगे, जल में क्या होता है विलेय होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि जैसे ही H2O को यहां से जल में घोला जाता है तो ये क्या कर लेता है, H2O इसके साथ में H बॉन्ड बना लेता है, और H बॉन्ड बनाने के कारण ये क्या हो जाता है, जल में यहां से घुलनशील हो जाता है भी, ठीक है। H बॉन्ड बनाने के कारण क्या हो जाता है, यहां से जल में ये घुलनशील हो जाता है भी। क्लियर बात, ठीक है। ये जल में क्या हो जाता है भी यहां से घुलनशील हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ये देखिए भी, जैसे एक और था यहां से क्या किया जाता है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि तो कार्बनिक यौगिक यानी कि जल में अघुलनशील होते हैं, इस चीज के बारे में पढ़ा होगा आपने। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या होता है भी, यहां से हम बात करें जैसे यहां से जो है ना एथेनॉल वगैरह एल्कोहल होता है, तो ये क्या होता है भी यहां से जल में क्या होता है भी यहां से घुलनशील होता है। जो एथेनॉल होता है C2H5 होता है, ये क्या होता है जल में घुलनशील होता है। क्यों, क्योंकि जल के साथ में क्या बना लेता है, H बॉन्ड को बना लेता है, ठीक है भी। चले भी इसके बाद में बात की जाए यहां से, देखिए इसके बाद में हम बात करें यहां से, देखिए अगर ये देखिए नंबर 4 है इसका, यहां से क्या होता है भी यहां संगुणन, ठीक है। देखिए अभी संगुणन की बात की जाए, जैसे क्या होता है एसिटिक अम्ल है भी यहां से, ठीक है, CH3COOH है ना। अब CH3COOH है तो यहां से वैसे इसका अणुभार कितना होता है, 60 होता है भी यहां से, है ना।
इसका अनुभार क्या होता है 60 होता है। लेकिन जब क्या किया जाता है, इस एसिटिक अम्ल को जल में घोला जाता है, इस एसिटिक अम्ल को क्या किया जाता है H2O में घोला जाता है भी, ठीक है भी, किसमें घोला जाता है, यहां से H2O में घोला जाता है। और H2O में घोलने पर इसका अणुभार कितना आ जाता है भी, यहां से 120 आ जाता है भी, ठीक है। CH3COOH को जैसे H2O में घोला जाता है तो इसका अणुभार कितना आ जाता है, यहां से 120 आ जाता है भी। और 120 आने के दौरान क्या रीजन है, क्योंकि जैसे CH3COOH को क्या किया जाता है, जल के साथ घोला जाता है तो इसका संगुणन हो जाता है। और संगुणन होने के दौरान CH3COOH के जो दो अणु हैं ये आपस में क्या कर लेते हैं, इस तरह से बॉन्ड बना लेते हैं। जो CH3COOH जो अणु हैं ये आपस में क्या कर लेते हैं, इस तरह से बॉन्ड बना लेते हैं। देखिए भाई किस तरह से, ये देखो आप, यहां CH3 है, ये C है, और यहां से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है भी, और यहां से हम बात करेंगे H है भी, क्लियर बात। और यहां से हम बात कर लेते हैं, तो यहां से ध्यान देना, देखिए आप यहां से ध्यान देना, इधर हमने बात की यहां से CH3 है और यहां से क्या है C है ना, और ये C है। और इसके बाद में यहां से बात की जाए, देखो ये C है और इधर भी क्या है भी, यहां से डबल बॉन्ड है और इधर भी क्या है भी, यहां से ऑक्सीजन है और यहां से क्या भी है, हाइड्रोजन है भी। ध्यान से विशेषकर रूप से ध्यान देना भी, हाइड्रोजन परमाणु दो ऑक्सीजन परमाणु के मध्य आ रहा है। चलो भाई मैं नीचे बना देता हूं थोड़ा सा, क्या उसमें अंदर चला गया हो। ये देखिए भी CH3 है और यहां से C है, तो ये डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है भी। ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान बोर्ड पे रखो, ठीक है। डायरेक्ट बेजे में नहीं घुसेगा, डायरेक्ट बेजे में नहीं बैठेगा, ये बैठेगा कब, जब आप ध्यान देंगे, ठीक है। ध्यान देने की जरूरत है और ध्यान इधर दो बोर्ड पे, ठीक है। देखिए भी बात कर ली जाए, यहां से डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन है भी यहां से, ठीक है। और इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल का क्या है, इसी प्रकार दूसरा अणु आता है भी यहां से, ठीक है भी। और ये एसिटिक अम्ल का इस तरह से आएगा भी, ठीक है, इस तरह से, है ना। और ये डबल बॉन्ड यहां से क्या जाता है ऑक्सीजन, और इधर भी क्या जाता है भी, यहां से ऑक्सीजन और इधर भी हाइड्रोजन भी, है ना। इधर भी यहां से क्या जाता है ऑक्सीजन और यहां से क्या जाता है भी, है हाइड्रोजन आ जाता है। क्लियर बात। अब सुनना मेरी बात, देखिए अब बात की जाती है यहां से, तो आप यहां से ध्यान देना भाई। देखो अगर हम बात करेंगे जब हाइड्रोजन परमाणु दो उच्च विद्युत त्रिणी परमाणुओं के मध्य आ जाता है, जब हाइड्रोजन परमाणु दो उच्च विद्युत त्रिणी परमाणुओं के मध्य आ जाता है, तो हाइड्रोजन इधर भी यहां से ऑक्सीजन और इधर भी यहां से ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड यहां से आ गया अभी, ठीक है, हो गया अभी। यहां इसके साथ जो हाइड्रोजन भी ये इसके पास, तो यहां से ये कौन सा बॉन्ड है भी, यहां से H बॉन्ड, है ना। यहां से क्या हो जाता है H बॉन्ड और यहां से भी क्या हो जाता है H बॉन्ड। क्लियर बात। तो क्या किया जाता है, एसिटिक अम्ल का वैसे अणुभार कितना होता है 60 होता है, ठीक है। CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल का कितना होता है 60 होता है। लेकिन जैसे इसको जल में घोला जाता है तो जल में घोलने के दौरान इसके अणुओं का संगुणन हो जाता है, और यहां से इधर भी एसिटिक अम्ल और यहां से इधर भी एसिटिक अम्ल, तो ये क्या बना लेते हैं, यहां से H बॉन्ड बना लेते हैं। और यहां से एसिटिक अम्ल का जो अणुभार होता है वो 60 नहीं होकर कितना हो जाता है भी, यहां से 120 हो जाता है। वो 60 नहीं होकर कितना हो जाता है भी, यहां से 120 हो जाता है भी। क्लियर बात। चले भी इसके बाद हम बात करेंगे यहां से, तो देखिए अगर ये देखिए भी, देखो एक क्वेश्चन ये आता है, देखिए एक क्वेश्चन ये आता है इस तरह से कि यानी कि जो बर्फ होती है, बात कर ली जाए यहां से, जो बर्फ होती है, बर्फ जल पर तैरती है, बर्फ जल पर तैरती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, और हमेशा पढ़ते आए होंगे भाई। ऐसा क्या रीजन है कि जो बर्फ होती है जल पर तैरती है, ठीक है। ध्यान इधर दें। अगर हम बात करें यहां से एक सूत्र होता है भी, यहां से घनत्व बराबर, यहां से घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। इस चीज के बारे में विशेषकर रूप से ध्यान देना भी, ठीक है। अगर घनत्व बढ़ेगा, घनत्व का मान बढ़ेगा तो द्रव्यमान का मान भी बढ़ेगा भी,
ठीक है। और यहां से बात कर ली जाए तो घनत्व, और यहां से देखो इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आयतन। घनत्व का मान बढ़ेगा तो आयतन के मान में क्या आ जाएगी भी, यहां से कमी आ जाएगी, ठीक है। घनत्व का मान बढ़ेगा तो यहां से क्या होगी भाई, आयतन के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। सुनना मेरी बात, देखिए भी अगर यहां से बात करते हैं अपन तो देखिए भी ध्यान समझना, जो बर्फ होती है जल के ऊपर तैरती है भी, ठीक है। बर्फ होगी ये जल के ऊपर तैरेगी। फर्स्ट रीजन तो क्या होता है कि जल क्या बना लेता है भी, यहां से जल H बॉन्ड बना लेता है, ठीक है भी, जल H बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और H बॉन्ड बनाने के कारण दूसरी बात यहां से क्या होता है, अगर बात की जाए यहां से तो जल के भार में जैसे वृद्धि होती है, जल का जैसे द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है, जल का जैसे द्रव्यमान बढ़ता है तो द्रव्यमान बढ़ने के दौरान क्या हो जाती है भी, यहां से आयतन के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है भी। जैसे मैंने बात की यहां से घनत्व बराबर क्या है भी, यहां से ये द्रव्यमान बटा आयतन होता है भी, ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है यहां से, ठीक है। देखो जैसे द्रव्यमान में कमी आती है तो यहां से आयतन बढ़ जाता है भी, ठीक है। और आयतन बढ़ने के कारण क्या होता है, जो बर्फ होती है वो किसके ऊपर आ जाती है भी, यहां से जल के ऊपर आ जाती है भी, ठीक है। और जल की क्या होती है, एक पिंजर नुमा संरचना बनती है। यहां से H2O की क्या होती है भी, यहां से एक पिंजर नुमा संरचना बनती है। और H2O की कैसे बनती है, यहां से ध्यान देना, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इधर क्या ये ऑक्सीजन है, यहां से बात किया है ऑक्सीजन है, इधर भी डैश डैश डैश, और इधर भी क्या हो जाती है भी, यहां से डैश डैश है। इधर भी बात की जाए यहां से तो देखिए, तो यहां से इधर भी डैश डैश और इधर भी यहां से डैश डैश, इधर H और इधर भी H। और यहां से हम बात करेंगे तो आप एक बात देखो भी, यहां से तो इधर भी क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है, और इधर भी क्या करेंगे अपन यहां से, तो देखिए अगर बात कर ली जाए यहां से तो ऑक्सीजन, और फिर इसके बाद में फिर इधर भी यहां से डैश डैश, और इधर ही बात कर ली जाए यहां से इधर भी डैश डैश, तो यहां से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। और यहां से इधर भी हम बात करेंगे तो यहां से बात करने के दौरान इधर ये ऑक्सीजन, ठीक है भाई। तो इस तरह से क्या होती है, एक पिंजरे नुमा संरचना बन जाती है। और पिंजरे नुमा संरचना बनती है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, डेल माइनस, ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या आ जाता है, डेल माइनस। क्यों, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है तो फिर ये क्या करता है, बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने का प्रयास करता है, ठीक है। यहां से ध्यान देना अभी क्वेश्चन है मेरे पास, और क्वेश्चन क्या है सुनिए भाई, H2O के एक अणु में, H2O के एक अणु के द्वारा, H2O के एक अणु के द्वारा अधिकतम कितने H बॉन्ड बनते हैं, अधिकतम कितने H बॉन्ड बनते हैं, है ना। H2O के एक अणु के द्वारा अधिकतम कितने H बॉन्ड बनते हैं। चले भी यहां से हम बात करेंगे, यहां से मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं भी, ठीक है। जल के एक अणु के द्वारा अधिकतम कितने H बॉन्ड बनते हैं, इस चीज के बारे में विशेष कर ध्यान देना अभी हमें, ठीक है। अब ध्यान देना अभी, यहां से मैंने ऑप्शन ए दिया यहां से 2, ऑप्शन बी दिया मैंने यहां से 3, ऑप्शन सी दिया मैंने 4, और ऑप्शन डी दिया मैंने यहां से नन ऑफ दीज, ठीक है भी। देखिए भी हाइड्रोजन का एक एटम है, उस एटम के द्वारा कितने यानी कि H बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जा सकता है, ठीक है भी, कितने H बॉन्ड का यहां से फॉर्मेशन किया जा सकता है, इस चीज के बारे में हमें यहां से पढ़ना है भी, ठीक है। तो बताओ भी इसमें कौन सा आंसर सही जाएगा। देखो चित्र आपके सामने है, और मैंने ये बताया था आपको कि यानी कि ऐसा क्या कारण है कि यानी कि जो बर्फ होती है जल के ऊपर तैरती है। रीजन मैंने आपको बता भी दिया था यहां से, है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। रीजन क्या होता है कि जो अगर बात की जाए यहां से, जैसे आयतन, यहां से आयतन जैसे फैलाव होता है तो फैलाव होने के दौरान क्या होता है, भार के मान में कमी आ जाती है भी, ठीक है। आप ये देखिए जिस तरह से बात कर ली जाए तो H2O में क्या होता है, H बॉन्ड पाया जाता है, और H बॉन्ड पाए जाने के कारण H बॉन्ड बनता हुआ रहता है। और जैसे बर्फ आती है तो बर्फ आने के दौरान उसका आयतन फैल जाता है भी,
और आयतन क्या हो जाता है उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फैल गया। तो फैलने के दौरान क्या होता है कि यहां से जो बर्फ होती है वो जल के ऊपर क्या होती है, इस तरह से तैरती हुई रहती है। अभी एक चीज का ध्यान रखना, जिस चीज का क्या होता है क्षेत्रफल जितना अधिक बड़ा होगा तो क्या होगी, यानी कि उतने ही अपने अंदर, यानी कि जिस चीज को यानी कि जैसे जल में रखा जाता है तो वो क्या करता है उतने ही ज्यादा क्षेत्रफल को घेर लेती है भी, और उसका भार और यहां से जल का भार, दोनों का भार क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो बराबर होने के दौरान नीचे जल का भार तो अधिक है और ऊपर वाले जल का भार कम है। सॉरी, नीचे जल का भार तो अधिक है और ऊपर जो चीज तैर रही है उसका भार क्या है, कम है। तो वो क्या हो जाती है भी यहां से पानी में यानी कि तैरने लग जाते हैं। अगर यहां से जिस चीज का भार वो जल के ऊपर तैर रही है और यानी कि पानी से अधिक हो गया तो यानी कि वो क्या हो जाती है, डूब जाती है। आप ये देखिए, अगर बात की जाती है यहां जो सुई होती है या फिर जो लोहे की जो गेंद होती है वो क्या हो जाती है, पानी में जल्दी से डूब जाती है। लेकिन यानी कि जो लोहे का इतना बड़ा जो जहाज होता है ये क्या करता है, पानी पर फिर भी तैरता हुआ रहता है। यहां से क्या होता है, रीजन क्या होता है कि यानी कि जैसे उस वस्तु के द्वारा जो हटाए गए जल का जो भार होता है वो यानी कि उस वस्तु का भार और जल का भार, दोनों का भार क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और बराबर होते ही यानी कि जो वस्तु होती है वो किसके ऊपर तैरने लग जाती है, जल के ऊपर तैरने लग जाती है भी। ठीक है, और H2O में क्या पाया जाता है, यहां से H बॉन्ड पाया जाता है। इस कारण से वो वस्तु क्या करती है, यहां से पानी के ऊपर तैरती हुई चली जाती है। फिलहाल मेरा एक क्वेश्चन है कि यहां से H2O के एक अणु के द्वारा अधिकतम कितने H बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, बताइए भाई क्वेश्चन। यहां से देखिए, अभी मैंने यहां से H2O के एक स्ट्रक्चर बना रखे हुए आपके सामने, और H2O की ये देखिए यहां से इस तरह से भी है, क्लियर बात। और यहां से स्ट्रक्चर बना रखी है। तो जो डॉट डॉट में यानी कि जितने भी बॉन्ड आते हैं वो सब क्या होते हैं, भी यहां से H बॉन्ड होते हैं। डॉट डॉट में जितने भी जो बॉन्ड आते हैं सब क्या होते हैं, H बॉन्ड होते हैं। और H बॉन्ड होते हैं तो यहां से एक है, दो है, तीन और एक चार है। तो कितने बॉन्ड हो गए भी, यहां से चार। ठीक है भी, चले भी। तो यहां से जल के अणु के द्वारा कितने H बॉन्ड बनाए जाते हैं भी, यहां से चार बॉन्ड बनाए जाते हैं। क्लियर बात, चले भी। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, देखिए भी का क्वथनांक किस यौगिक का, सही लिख देता हूं मैं, किस यौगिक का क्वथनांक Bp, ठीक है, क्वथनांक सबसे कम होता है, क्वथनांक सबसे कम होता है। ठीक है, देखिए भी ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको यहां से। ऑप्शन नंबर ए है H2S, ऑप्शन नंबर बी है H2O, ऑप्शन नंबर सी है H2Se और ऑप्शन नंबर डी है H2Te और ऑप्शन नंबर डी है H2Te। देखिए भी क्वेश्चन क्या हमारे पास, यहां से ध्यान दें। अगर किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है, यानी कि ऐसा कौन सा कंपाउंड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे लो होता है यहां से। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था H2O अगर बात की जाए यहां से तो ये ऑक्सीजन है ना। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो कौन सा वर्ग है, वर्ग 16। ठीक है भाई, ऑक्सीजन है ना। तो यहां से हम बात नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहां से देखिए वर्ग 16 और ये देखिए यहां से H2O, यहां से जल H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन दोनों पर क्वेश्चन बता चुका हूं मैं यहां से। ठीक है भाई, है ना, भौतिक अवस्था में से। और इसके बाद H2Se और इसके बाद क्या होता है, H2Te होता है। यहां से जल है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सेलेनियम हाइड्राइड है और टेलुरियम हाइड्राइड है। तो किसका क्वथनांक सर्वाधिक होगा अभी, सॉरी किसका क्वथनांक सबसे कम होगा। वैसे H2O का होना चाहिए, क्या सही है क्या, नहीं, H2O का नहीं होता है। क्यों, क्योंकि H2O में क्या पाया जाता है, H बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है भाई, तो फिर यहां सबसे निम्न किसका होगा भी, यहां से H2S का होगा। और इस कारण से किसमें पाई जाती है, यहां से गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और गैसीय अवस्था में जो H बॉन्ड होता है सबसे दुर्बल होता है, सबसे वीक होता है। जबकि यहां से बात की जाए अगर ठोस अवस्था में H2O जो H बंद होता है वो क्या होता है, सबसे प्रबल होता है। ठीक है भाई, इसे लगातार शेयर करते रहें, है ना, और लगातार इसे लाइक करते रहें ताकि
आगे आने वाली जो वीडियो की जो प्राप्ति आपको जल्दी से जल्दी हो सके, जो आगे आने वाली जो वीडियो है उसकी प्राप्ति क्या हो सके, आपको जल्दी से जल्दी हो सके। क्लियर बात? चले भी, ठीक है। तो यहां से इस प्रकार से हैं, ये आज आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए ना सारे इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पे बताए हैं। बस विद्युत ऋणता के एक क्रम का ध्यान रखें, हे कांसी ब्रदर कल नहीं आओगे तो फेल हो जाओगे भी, हे कांसी ब्रदर कल नहीं आओगे तो फेल हो जाओगे भी।